हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और दिल्ली में ऑक्सीजन क्राइसिस के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, हिंदुजा, महिंद्रा और कई बड़े उद्योगपतियों को यह चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ऑक्सीजन के लिए सहयोग मांगा गया है। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन है, टैंकर है, तो दिल्ली सरकार की, दिल्ली गवर्नमेंट की मदद करें। आपसे जो भी सहयोग हो सकता है वो जरूर कीजिए। यह अपील केजरीवाल ने देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े उद्योगपतियों से की है। तो आपको बता दें, तमाम जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे यह आग्रह किया गया है दिल्ली के सीएम के द्वारा। बड़े उद्योगपतियों को उन्होंने चिट्ठी लिखी है जिसमें टाटा, बिरला, बजाज, अंबानी, हिंदुजा, महिंद्रा समेत कई उद्योगपति शामिल है। भास्कर मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भास्कर, इस बारे में क्या अपडेट? और देखिए, कल भी कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई हुई थी उसमें यह कहा गया था कि दिल्ली सरकार को खुद भी इंतजाम करना पड़ेगा। सब कुछ सिर्फ केंद्र के भरोसे छोड़ दे, इससे काम चलने वाला नहीं है। खासकर ऑक्सीजन टैंकर एक बहुत बड़ी जरूरत है, उसके जरिए ट्रांसपोर्ट करके लाया जा सकता है ऑक्सीजन। इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के तमाम उद्योगपतियों को लेटर लिखा है और उसमें कहा है कि ऑक्सीजन का इंतजाम किया जाए, आप लोग मदद करें उसमें, उसके लिए आगे आए, जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं, चाहे ऑक्सीजन देने को लेके हो या टैंकर मुहैया करवाने के लिए, जो भी आप मदद कर सकते हैं वो मदद कीजिए। तो सीधा सीधा ये कह सकते हैं, सरकार अब पूरी तरह से हर रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहती है कि कहीं से भी, चाहे ऑक्सीजन के टैंकर हो या खुद लिक्विड ऑक्सीजन कोई उद्योगपति प्रोवाइड करें, वो सीधा सीधा राजधानी दिल्ली में पहुंचा दे। दिन ब दिन स्थिति खराब होती जा रही है। हर हॉस्पिटल में हर घंटे की जरूरत हो रही है। अगर ऑक्सीजन पहुंच भी रहा तो सिर्फ 4 घंटे 5 घंटे का बैकअप रहता है उनके पास में। ऐसे में हमेशा तलवार लटकी हुई रहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए भास्कर मिश्रा आपका। और आपको बता दें, हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ अपराजिता सारंगी जुड़ रही हैं, बीजेपी के एमपी हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ राघव चड्ढा जुड़ रहे हैं, आपके प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर। राघव, पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। कल डॉक्टर हर्षवर्धन बयान देते हैं, उन्होंने कहा कि किसी तरह का कोई क्राइसिस नहीं है, ऑक्सीजन का सरप्लस में है, एलोकेशन करना हमारा काम है, डिस्ट्रीब्यूशन करना सरकार का, दिल्ली सरकार का काम है। फिर हमने देखा अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने बाकायदा सीएम्स को चिट्ठी लिखी कि हमें आपका सहयोग चाहिए। आज हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर, एक्चुअल पोजीशन है क्या ऑक्सीजन की, जरा बताइए। मैं बिना राजनीति में पढ़े आपको एक्चुअल सिचुएशन पंकज जी बता देता हूं। दिल्ली की कुल मांग है 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन। हमने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग करी केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने कहा हम इतना नहीं दे सकते, हम आपको 378 मीट्रिक टन देंगे, 700 नहीं। हमने कहा जी 378 से तो दिल्ली सांस नहीं ले पाएगी, आप थोड़ा और दीजिए। आप ही ऑक्सीजन की नियंत्रण करते हैं, वितरण करते हैं, उत्पाद करते हैं, हम आपके सामने झोली फैलाते हैं। उन्होंने 378 से बढ़ाकर 480 मीट्रिक टन कर दिया। अभी भी हमारी मांग 700 की है, लेकिन उन्होंने 490 पर आज शुक्रिया अदा किया है अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन सुन पंकज जी, बीच में मत रोकिए, मैं आपको पूरी चीज समझा रहा हूं। 700 मीट्रिक टन हमारी मांग थी, 480 मीट्रिक टन उन्होंने दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हम 480 से अपना गुजारा करते हैं। लेकिन ये 480 भी पहुंच नहीं रहा है, ये कागजों में आवंटित किया गया है। दिल्ली में 300 मीट्रिक टन से ज्यादा पंकज जी ऑक्सीजन नहीं आ रही है, और कागजों में अगर आप 480 दो या 4,80,000 दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा हाथ जोड़ के विनती है केंद्र सरकार से, और जाहिर सी बात है केंद्र सरकार भी दिल्ली वालों की चिंता करती होगी, जितनी हम करते हैं उससे शायद ज्यादा ही करती होगी। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से, केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं कि दिल्ली की दहलीज पे लाकर हमें 480 मीट्रिक टन दीजिए। हमने हाईकोर्ट में भी यही दलील दी, हाईकोर्ट ने हमारी बात से सहमति दर्ज कराई, और 2 चीजें कही, और फिर मैं शांत हो जाऊंगा। 2 चीजें कही। पहली चीज, हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है पंकज जी। उन्होंने कहा दिल्ली में ऑक्सीजन का उत्पाद नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, बंगाल में होता है, उड़ीसा में होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, दिल्ली में कोई प्लांट नहीं है। तो दिल्ली में ऑक्सीजन लाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। और दूसरा, ये जो ऑक्सीजन है ये कोई साधारण गाड़ी में नहीं लाई जा सकती। ऐसा नहीं है कि पानी के टैंकरों में आप ऑक्सीजन भर के ले आओ, इसके लिए क्रायोजेनिक टैंकर आते हैं। वो क्रायोजेनिक टैंकर एक स्पेशलाइज्ड टैंकर होते हैं, उसमें उसकी भी कमी दिल्ली में है क्योंकि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है। तो हाईकोर्ट ने कहा क्रायोजेनिक टैंकर में लाकर
दिल्ली की दहलीज पर ऑक्सीजन सौंपना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अभी कागजों में आवंटित हुई है 480, हमारे तक अभी लगभग 300 मीट्रिक टन आ रहा है। तो ये शॉर्टेज बरकरार है। हम बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। हर संभव प्रयास कर रही है टीम केजरीवाल की अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचाई जाए। मैं आपको आखिरी चीज बता दूं, हम सब लोग पंकज जी, तमाम सारे विधायक, मंत्री, अफसर पूरी रात जागते हैं। उप मुख्यमंत्री साहब और मैं 3 रातों से नहीं सोए हैं। हम पूरी रात बैठ के सिर्फ अस्पतालों के अंदर कहां ऑक्सीजन की कमी है, कहां है, ये मॉनिटर करते हैं। घड़ी मुख्यमंत्री एक अस्पताल का ब्यौरा हमसे ले रहे हैं। तो पूरी शक्ति जो है वो ट्रकों की मैनेजमेंट पे, ऑक्सीजन मैनेजमेंट पे हमारी लग रही है। बेड कैपेसिटी बढ़ाने से ज्यादा अभी ऑक्सीजन लाने में हम लोग लगे हुए हैं। तो मेरा मैंने सुन लिया आपकी बात है कि हमें ऑक्सीजन दे दीजिए। राघव जी, मैंने आपकी बात सुन ली। अपराजिता जी, आपने राघव चड्ढा की बात सुनी। जो बात कह रहे हैं हमें उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए वो खुद कह रहे हैं कि 3 रातों से वो सोए नहीं है। मेरा सीधा सवाल आपसे ये, देखिए मैं पिछले 4-5 दिन से इंडिया टीवी पे हम तमाम बड़े डॉक्टर्स के दिल्ली को बुला रहे हैं, वो रो रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू, क्योंकि जो जान बचाने वाला है अगर वो लाचार बेबस नजर आएगा, उससे बुरी स्थिति देश की नहीं हो सकती। अपराजिता जी, आपको जवाब देना है, जब देश के हेल्थ मिनिस्टर ये कहते हैं कि सरप्लस ऑक्सीजन दिल्ली में है, तो भाई 700 मेट्रिक टन की रिक्वायरमेंट है, वो क्यों पूरी नहीं की जा रही? क्यों 480, 490 और वो भी नहीं दी जा रही? जैसा कि राघव जी कह रहे हैं वो 300 कुछ मेट्रिक टन ही दी जा रही है। तो अगर पावर ऑक्सीजन सरप्लस है तो क्यों नहीं मिल रही? जवाब चाहिए इसका। आप दोनों को मेरा नमस्कार और आपके माध्यम से भारतवासियों को मेरा नमस्कार, जो लोग हमारे कार्यक्रम के साथ अभी जुड़े हुए हैं। स्थिति गंभीर है और स्थिति को सुधारने की दिशा में हम सब मिलकर भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो रात भर सोए नहीं है। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी हो, नेता हो, मुझे नहीं लग रहा है इनकी रातों की नींद ठीक से हो पाती है। हम सब परेशान हैं। 2-3 बातें रखना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि 378 मेट्रिक टन इनका कोटा था, 380 मेट्रिक टन कर दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि इतना भी मेट्रिक टन नहीं पहुंच पा रहा है। 24 अप्रैल का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है। इसका आप अगर पारा 7 पढ़ें, पारा 7 बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है कि हाईकोर्ट का आदेश है कि दिल्ली सरकार हर संभव प्रयास करे प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रायोजेनिक टैंकर्स के लिए। देखिए, ये जो 480 मेट्रिक टन है, ये राउरकेला, दुर्गापुर और कलिंगनगर से आना है। पारा 7 में आदेश मिला है कि क्रायोजेनिक टैंकर्स की व्यवस्था दूसरे राज्य कर रहे हैं और दिल्ली सरकार भी करे। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि जब एक चुनी हुई सरकार है, वहां एक मुख्यमंत्री हैं और बहुत सारे IAS ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ पहले? एक बात। दूसरी बात, मैं उसी ऑर्डर का पारा 9 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इनके जो वकील थे उन्होंने दलील दी कि दिल्ली सरकार 10 IAS ऑफिसर्स की एक टीम बना रही है और उन्हें ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग, तदारक का दायित्व दिया जा रहा है। आश्चर्य की बात है, ये 24 तारीख की बात है। आप ये सोचें कि ये पहले क्यों नहीं हुआ? टीम अभी बनाई जा रही है। पारा 9 में ये लिखा है और जो सबमिशन है उसे ऑर्डर में लाया गया है। ये चलिए मैडम आप जो बात कह रही हैं अपराजिता जी, मेरी एक बात सुने जी, मेरी एक बात सुन ले आप प्लीज जी। देखिए, दिसंबर 2020 में 8 PSA प्लांट्स, ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स दिल्ली के लिए सैंक्शन किए गए थे। 1,25,00,000 का एक प्लांट था जो केंद्र सरकार पूरा पैसा दे रही थी। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक एक प्लांट क्यों लगा है। अगर वो प्लांट लग जाते, वो 7 प्लांट और लग जाते दिल्ली में, अगर दिल्ली सरकार लगा देती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। चलिए, ऐसा है। ठीक है मैडम, आपकी बात सुन ली हमने। राघव चड्ढा जो बातें अपराजिता जी कह रही हैं, पहले तो उसका भी जवाब चाहिए। दूसरा ये कि देखिए, एकदम से तो ये नंबर बढ़ा नहीं है। हम यहां रोज एंकरिंग करते हैं, हमने रोज ये नंबर जिस तरीके से बढ़े, पहले 100 थे, उस वक्त क्या सो रही थी सरकार? उस वक्त क्यों नहीं चेते? उस वक्त क्यों यह ध्यान नहीं रखा कि स्थिति इतनी भयावह बन सकती है? अब आप कह रहे हैं कि 3 दिन से सोए नहीं हैं आप, हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी, लेकिन उस वक्त अगर ध्यान दिया जाता तो शायद यह स्थिति ना बनती।
देखिए, पहली चीज तो ये कोरोना महामारी पंकज जी ऐसी है जिससे कोई नहीं जानता। मैं अक्सर ये कहता हूं दैट द ओनली थिंग प्रिडिक्टेबल अबाउट दिस वायरस इज इट्स अनप्रिडिक्टेबिलिटी, कि कोई भी इसे नहीं पता ये कैसी वेव है, कौन सा म्यूटेंट है, कितना इसकी वायरोलिटी है, कितना फैल जाता है, कितना वेरुलेंट है। ये सारी चीजें मानव, हर मैनकाइंड के लिए, पूरी मानवता के लिए एक नई चीज है, और कोई भी सरकार इतनी बारीकी से इस नए स्ट्रेन को नहीं पहचान पाई। कोई दिल्ली सरकार की बात थोड़ी है, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, गुजरात की हालात आप देख लीजिए, गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं, सड़कों पे लोग मर रहे हैं। कोई भी सरकार, मुझे लगता है, इस नए वायरस को भांपने में थोड़ी सी हम सब उसको पहचानने में थोड़ी देर कर गए, लेकिन दिल्ली ने बड़ी जल्दी अपने पैरों पे संभली और अब लॉकडाउन लगाने से लेकर हर कठोर कदम उठाया और अब स्थिति बेहतर होती नजर आती है। लेकिन मैं आपकी जो सवाल पूछे गए, मैं उस पर सिलसिलेवार तरीके से जवाब दूंगा। क्रायोजेनिक टैंकर्स की बात हुई हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने अंतिम पैराग्राफ्स में यह भी कहा कि दिल्ली एक इंडस्ट्री स्टेट नहीं है, इसीलिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। यहां तक कि यह भी कहा हमारे अफसरों को कि आप केंद्र सरकार के साथ बैठिए और उन्हें बोलिए वो आपके लिए क्रायोजेनिक टैंकर की व्यवस्था कहीं से भी कर लाएं। नंबर एक। नंबर दो, जो पीएसए प्लांट की बात हो रही है, बीजेपी ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया कि दिल्ली सरकार को अब अनर्गल आरोप लगाकर इनको घेरो कि इन्होंने पीएसए प्लांट नहीं बनाए। मैं आपको फैक्चुअली जानकारी दे देता हूं। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, पीएम केयर्स फंड से कुछ करोड़ रुपए का आवंटन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डॉक्टर हर्षवर्धन के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को किया गया और कहा गया कि देश भर के अंदर 142 ऑक्सीजन के प्लांट बनाए जाएं। उस प्लांट में से 8 प्लांट दिल्ली में बनाने का संकल्प डॉक्टर हर्षवर्धन के मंत्रालय ने लिया और दिल्ली सरकार को कहा हमें आप केवल जमीन मुहैया करा दो अपने अस्पतालों के भीतर, हम वहां पे प्लांट लगा देंगे। हमने 8 अस्पतालों में जमीन इनको आवंटित करके दे दी। इन्होंने एक ठेकेदार को काम दिया कि आप प्लांट बनाओ, वो ठेकेदार पंकज जी पैसा लेके फरार हो गया, करोड़ों रुपए का गबन हो गया। मैं तो केंद्र सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि वो करोड़ों रुपए के गबन का आपने कोई जांच करवाई? पैसा आपका, पीएम केयर फंड का, मंत्रालय आपका, टेंडर आपका, ठेकेदार आपका, और वो भाग गया। और हमारा छोड़िए, हमारे 8 में से 1 प्लांट बनाया उसने, इनके भी कई दर्जनों प्लांट नहीं बनाया, पैसे लेके फरार हो गया। तो जांच होनी चाहिए, आरोप मत लगाओ, जांच करो। राघव चड्ढा, बात वही है कि हमने ये करना चाहा, हमें ये नहीं करने दिया गया, सरकार ने ये क्यों नहीं किया। अपराजिता जी, आपसे सवाल का जवाब चाहिए मुझे। देखिए, अगर आपको लगता है कि दिल्ली सरकार ये नहीं कर पा रही, तो नेशनल कैपिटल है, राष्ट्रीय राजधानी है, आप क्यों नहीं मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर देते और चार्ज पूरा अपने हाथ में लेते, और इस तरह से मरने को तो नहीं छोड़ सकते ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं पारा 7 पढ़ना चाहूंगी, मुझे 30 सेकंड का वक्त दें। इंडस्ट्रियल एस्टेट नहीं है, ये जिक्र ऑर्डर के पहले भाग में एक लाइन में किया गया, लेकिन पारा 7 इज द ऑर्डर। The GNCTD should therefore make all out efforts for procurement of cryogenic tankers from whatever source they can be made available and look for all possible avenues। ये कहा गया है। अगला पैरा पढ़ो। दिल्ली सरकार को आदेश दिया गया, ये सारे, और जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ रही है राघव, पढ़ रही है अपराजिता जी, लास्ट पैरा पढ़िए। मैं लास्ट पैराग्राफ भी पढ़ देती हूँ। लास्ट 5 पैराग्राफ पढ़िए। पारा 11, in case any security for the hospitals, nursing home is sought, the Delhi police will examine the same to prevent any untoward incident। ये हमारे पास है, देखिए ये ऑर्डर है, आप पढ़ के आया करें तो बेहतर होगा, ये हमारे हाथ में। दिस इज 1। नंबर 2, देखिए ये चुनी हुई सरकार है, यहां एक मुख्यमंत्री है। अगर हरियाणा और पंजाब के लोग इनके टैंकर्स को ले जाते हैं या फिर हडल क्रिएट करते हैं तो मुख्यमंत्री केजरीवाल रोने लगते हैं। रोने की आदत है, इनका इतिहास है। अरे वो केंद्र सरकार को क्यों बोले फोन उठा, टैंकर से मेरे दे दीजिए, काम खत्म। मैं आ रहा हूं राघव। मुख्यमंत्री मैडम देखिए, मेरा सवाल आपने शायद नहीं सुना। मैं ये कह रहा हूं कि इनसे नहीं हो रहा, मैडम इनसे नहीं हो रहा, मैंने मान लिया कि इनसे नहीं हो रहा। आप क्या दिल्ली वालों को मरने के लिए छोड़ देंगे? मेडिकल इमरजेंसी घोषित कीजिए ना, कुछ कीजिए। मैं आपको बता दूं, जहां तक अलर्ट की बात है, केंद्र सरकार का क्या काम है? केंद्र सरकार का काम है अपनी नीति, अपने इंटेंट को बताना, संसाधन देना,
तो हम लोगों ने दिया। उसके बाद जो प्रबंधन होता है, जो कार्यान्वयन होता है, वो राज्य सरकार का काम है। देखिए, सारी राज्य सरकारें काम कर रही हैं, लेकिन दिल्ली राज्य सरकार रात में सो ले रही है। लेकिन 24 अप्रैल तक 10 IAS ऑफिसर्स को लेकर जो टीम बनानी थी, वो टीम नहीं बन पाई है। आज भी बनी है कि नहीं पता नहीं। तो मुझे, मैं आपको बता दूं, जहां तक अलर्ट करने की बात है, मेरे पास सारी चिट्ठियां हैं केंद्र सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की। 7 जनवरी 2021 को सेंट्रल मिनिस्ट्री से चिट्ठी गई थी सारे राज्य सरकारों को, दिल्ली को भी गई थी कि बहुत बड़ी लहर आने वाली है और आप लोग जितने हॉस्पिटल में बेड्स करने हैं, जो भी करना है, वेंटिलेटर्स, आप लोग इस दिशा में काम शुरू कर दें, जन सचेतनता का विकास करें। चलिए, मैंने आपकी बात सुन ली। राघव, जरा एक जवाब आपसे भी चाहिए। हम 24 फरवरी को तीसरी चिट्ठी गई। जी, जवाब सुन लीजिए, बताइए पंकज जी, मैं भी जवाब भेजा था। जी अपराजिता जी, मैंने आपकी बात सुन ली। राघव भी आपको सुन रहे। राघव, ये बताइए कि चलिए, मैंने मान लिया कोरोना के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, जितनी तेजी से ये फैलता है, लेकिन सवाल ये है कि जब प्रधानमंत्री ने भी बात की थी कि इस बार हमारे पास संसाधन भी है और अनुभव भी है, 1 साल से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए था, सबक लेना चाहिए था। आप ये बताइए कि आपके एंड पे क्या तैयारी की गई थी कि ऑक्सीजन की कमी हो सकती है अगर इस तरह से तेजी से फैलेगा कोरोना, उसके लिए सरकार ने क्या तैयारी की थी? अब तो देखिए, क्राइसिस मैनेजमेंट हो रहा है और वो भी ठीक से नहीं हो रहा। देखिए, सरकार ने तो इतनी तैयारी करी पंकज जी कि पिछले 1 साल में 50 ऑक्सीजन बेड से हम 18,000 ऑक्सीजन बेड पे आ गए। हमने इतनी बड़ी कैपेसिटी दिल्ली में बिल्ड करी। आज इतने बड़े और शानदार, आलीशान, बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेडिकल दिल्ली में केजरीवाल सरकार दे रही है कि भाजपा के भी यूपी हरियाणा के मंत्रियों की जब सेहत बिगड़ती है तो अपने इलाज के लिए वो दिल्ली दौड़ते हैं, अपने राज्य में नहीं कराते हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था केजरीवाल सरकार ने बना दी। आज भी 32-32 हजार केस भी रोज आ रहे हैं, तो भी हमारा मेडिकल स्ट्रक्चर इन केसेस को संभालने की कैपेसिटी में है। लेकिन कहीं ये स्थिति हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि कोई भी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सीमा होती है, वो सीमित होता है। अगर वो सीमा ब्रीच हो जाए तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। इसी के मद्देनजर लॉकडाउन लगाया गया, एक लास्ट रिजॉर्ट के चलते। तो हम तब तक ये कोशिश करते रहे कि जीवन और जीविका के बीच में एक बैलेंस बनाया जाए और लॉकडाउन लगाने की जरूरत ना आए, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ऑक्सीजन की बात है, आपके चैनल ने दिखाया किस प्रकार से लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए तीसरी बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री होते हुए अपने प्रदेश की जनता के बिहाफ पर प्रधानमंत्री जी के सामने हाथ जोड़कर विनती करी कि मुझे ऑक्सीजन दे दीजिए। यहां तक कहा कि जब ऑक्सीजन नहीं आती है, जब हरियाणा सरकार हमारी ऑक्सीजन लूट लेती है या उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे ऑक्सीजन के टैंकर नहीं निकलने देती है, तो मैं किसको फोन करूं? कोई एक अधिकारी का नाम बताओ, मंत्री का नाम बताओ, क्योंकि कोई भी मदद करने से राघव चड्ढा, कल मेरे साथ संजीव झा थे। मैंने जब उनसे सवाल पूछा कि आप उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की बात क्यों कर रहे हो, पानीपत तो आपकी बगल में है, वहां से क्यों नहीं आ पा रहे टैंकर? हम तमाम डॉक्टर से बात कर रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है हमारे को सप्लाई होने के लिए सप्लायर तैयार है, लेकिन टैंकर नहीं पहुंच रहे। तो टैंकर तो डॉक्टर्स नहीं लाएंगे ना। एक्सीलेंट सवाल है आपका। अब आप ध्यान से सुनिए, हुआ क्या कि एक सप्लाई चेन बनी हुई थी पंकज जी, अस्पतालों और वेंडर जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है इनके बीच में। इस सप्लाई चेन को पूरी तरीके से दरकिनार कर तहस नहस कर एक समिति बना दी केंद्र सरकार ने और कहा अब ये समिति है, ये सारा नियंत्रण करेगी ऑक्सीजन का और बताएगी कौन आदमी किसको कितना ऑक्सीजन देगा। अब जो केंद्र सरकार की समिति है यही सारे फैसले लेती है। अब आप अब सोच लगाकर देखिए, दिल्ली को केंद्र सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन उड़ीसा से आएगी। अरे भाई, दिल्ली को हरियाणा से क्यों नहीं आ सकती? उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं आ सकती? दिल्ली अगर बंगाल और उड़ीसा से जो 40-50 घंटे दूर है, कोई 2000 किलोमीटर दूर है, कोई 1800 किलोमीटर दूर है, वहां से ऑक्सीजन लाएगा, तब तक तो मरीज। चलिए, आपकी बात सुन ली। अपराजिता जी, जरा जवाब चाहिए। ये कह रहे हैं कि कागजी आवंटन नहीं चाहिए, हमें दहलीज पर ऑक्सीजन चाहिए। आप बताइए, डिस्ट्रीब्यूशन जिम्मेदारी किसकी है, केंद्र की है या राज्य सरकार की? क्योंकि पानीपत से क्यों नहीं इन्हें मिल रही, क्यों इन्हें उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की बात की जा रही है इनके साथ? देखिए, बड़ी विनम्रता के साथ एक कहावत आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। घोड़े को हम तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा पानी पिएगा, ये तो मुझे लगता है घोड़े का ही दायित्व है। तो मुझे लगता है कि आज के संदर्भ में दिल्ली सरकार को जानना होगा कि प्रबंधन उनका काम है, कार्यान्वयन उनका काम है। दूसरे लोगों के साथ, दूसरे राज्यों के साथ, दूसरे मुख्यमंत्रियों के साथ, दूसरे इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ संपर्क बनाना, समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व है।
और हमेशा रोने से नहीं होता है ना, ये इनका इतिहास है। मैंने कहा, मैं बार बार कहना चाहूंगी, ये इनकी आदत है। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, केंद्र सरकार हम सारे राज्यों के साथ खड़े हैं। और आप सब जानते हैं कि जहां तक ऑक्सीजन सप्लाई की बात है, प्रधानमंत्री जी ने जो 2 दिन पहले मीटिंग मंत्रियों की 6,785 मेट्रिक टन का डिमांड करीबन 20 हाई बर्डन स्टेट से आया, और हम लोगों ने जब अपने कॉफर्स में देखा 6,822 मेट्रिक टन हमने एलोकेट किया। इसके बाद दिल्ली सरकार को छोड़कर जितनी भी राज्य सरकारें हैं सब काम में लग गई। किसी ने अपराजिता जी, एक छोटा सा सवाल मेरा और है। देखिए, आप कोसते रहिए, दिल्ली सरकार को कोसिए। राघव, मैं आ रहा हूं आपके पास। अपराजिता जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा। राज्य सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है, मैंने मान लिया। 7 सांसद आपके भी तो हैं, कुछ उन्होंने ही सोच लिया होता, कुछ उन्होंने ही कर लिया होता। कर रही हूं, सवाल ही नहीं है। देखिए, मुद्दे का राजनीतिकरण ना करें। हमारे लिए इस देश में रहने वाला जो भी व्यक्ति है, जहां भी है, उसकी जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये ना कहें विरोध के लिए विरोध करना सही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये विरोध नहीं कर रहे हैं। ये बहुत असहाय सरकार है। देखिए, रोना रोते हैं क्योंकि इन्हें पता नहीं है कि संसाधन को कैसे लाया जाए, कैसे कोऑर्डिनेशन किया जाए, कैसे। चलिए अब जरा मैं 1 मिनट राघव के पास जाऊंगा। अपराजिता जी, 1 मिनट राघव के पास जाऊंगा। राघव अकेले अपराजिता ही आपकी सरकार की तारीफ नहीं कर रही। बहुत सारे ट्वीट्स में पढ़ रहा हूं, नुपुर शर्मा है, वो लिखती हैं कि 2020 में आपको एलोकेट किया गया था 50 करोड़ का बजट। 1 मिनट सुन लीजिए, 50 करोड़ का बजट दिया गया था कोविड के लिए। मैंने पीएसए वाला जी 140 करोड़ जो है वो आपने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया। इसी का तो जवाब दिया आपको। नहीं, देखिए, जहां तक पीएसए का सवाल है, 1 मिनट जरा सुन लीजिए, 1 मिनट जरा सुन लीजिए अपराजिता जी। राघव बोलिए जी। अब जरा मुझे थोड़ा मौका दे दीजिए पंकज। हाँ, बोलिए खुल के बोलने का, ऐसा ना हो कि हमारी आवाज दबाई जाए। जी नहीं, बिल्कुल। अरे भाई, लगातार आपको मौका दे रहे हैं राघव, ऐसा मत बोलिए। बीजेपी के प्रतिनिधि ने यह कहा कि भाई हम घोड़े को तालाब तक ले जा सकते हैं या तालाब तक पहुंचा सकते हैं, पीना उसका काम है पानी। हम तो पानी पीने के लिए तैयार है, लेकिन क्रायोजेनिक टैंकर तो दे दो तालाब तक जाने के लिए, या तालाब को हमारे पास ले आओ। हम भी तो यही कह रहे हैं। अच्छा, दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली की दहलीज पर लाकर ऑक्सीजन छोड़ दीजिए। दिल्ली के अंदर का जो वितरण है वो राज्य की सरकार का काम है, वो हम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं। कौन से अस्पताल में कितना जाएगा, अंदर कैसे घूमेगा, इंटर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन पंकज जी हम देख रहे हैं। लेकिन दिल्ली तक ऑक्सीजन लाकर छोड़ने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, नंबर 1। नंबर 2, इस समय हिंदुस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसका मतलब यह है कि तमाम कोरोना से लड़ने की नीतियां, पॉलिसियां, शक्तियां सब केंद्र में लीन है। हर राज्य के पास बहुत मामूली सी शक्ति है, और राज्य सरकारें केंद्र की ओर देखती हैं कि आप हमें डायरेक्शंस दीजिए या पॉलिसी दीजिए ताकि हम उसे लागू कर सकें। इनके राज्य भी, हमारे राज्य भी, तो अपना पल्ला ये लोग नहीं झाड़ सकते। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करने के लिए ये कहती हैं कि केजरीवाल साहब उनको फोन कर बोल दें, हमने उनको भी फोन करे, जब वहां भी बात नहीं बनी, हमें सहायता नहीं मिली। इसीलिए तो देश के इतने बड़े नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता मोदी जी के सामने हमने अपने हाथ फैलाए और कहा कि आपकी भी दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी है। आप अपने मुख्यमंत्रियों को अगर एक फोन कर दें और कह दें कि भाई दिल्ली वालों की मदद करनी है, उनके टैंकर नहीं रोकने। राघव, कुछ आरटीआई को भी हम देख रहे हैं, उसमें कहा जा रहा है कि एक भी बेड, एक भी हॉस्पिटल जो है वो नहीं बनाया गया दिल्ली में। अब देखिए, अब ये फर्जी भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा विंग अगर ये आरटीआई जारी करेगा तो मैं उसका कुछ नहीं कह सकता। मैं तो आपसे पूछता हूं, 7 सांसद 14 में दिल्ली की जनता ने बीजेपी के बनाए, 19 में बीजेपी के लोगों के बनाए गए दिल्ली की जनता द्वारा। नगर निगम में इनकी सरकार है, 400 सांसदों की इतनी बड़ी सरकार, 350 सांसदों की चला रहे हैं ये लोग। क्या इनका दिल्ली के 2 करोड़ आबादी के प्रति कोई दायित्व नहीं है? जब वोट लेना होता है तो आ जाते हैं। और राघव जी आज प्रधानमंत्री ने मन की बात कही है। मन की बात में उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ रायगढ़ से 70 मीट्रिक टन ऑक्सीजन लेकर एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस रवाना और ये कल तक पहुंचेगी। तो आपको लग नहीं रहा कि सरकार की तरफ से प्रयास हो रहे हैं? और उन्होंने ये भी कहा रोरो एक्सप्रेस, उन्होंने 551 ऑक्सीजन प्लांट को मंजूरी दी और पीएम केयर्स फंड से इसके लिए राशि जो आवंटित कर दी जाएगी। तो प्रयास तो हो रहा है। प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर आ चुका है। प्रयास देखिए, प्रयास अच्छी बात है, प्रयास हो रहा है। हम तो
हम तो सराहना करते हैं अगर प्रयास हो रहा है, लेकिन उस थोड़ी चुस्ती और फुर्ती से। अब ये आपने रोरो एक्सप्रेस की बात करी, हाँ। कल ही का उदाहरण है। आप ही के एक पत्रकार बंधु ने यह जानकारी दी थी कि विशाखापट्टनम से मुंबई पहुंचने में इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस को 56 घंटे लग गए। अगर 56 घंटे में विशाखापट्टनम से वो मुंबई पहुंचेगी रोरो एक्सप्रेस जो इतना रो के चल रही है, तो ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? नंबर 1। नंबर 2, देखिए आपने पूछा कोरोना कैसे फैल रहा है। एक चीज मुझे बताइए, अगर लाखों लाखों लोगों के जन सैलाब वाली रैलियां प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और बीजेपी के बड़े नेता करेंगे, जिस दिन अरे आप दिल्ली की बात करिए ना अभी। राघव दिल्ली की बात करिए ना यार। राघव दिल्ली की बात करें, बिना मास्क के। राघव प्लीज, 2 लाख राघव दिल्ली की बात कीजिए। आप पश्चिम बंगाल की बात छोड़िए, आप दिल्ली की बात कीजिए। दिल्ली में कौन सी रैली, कौन सा इलेक्शन हो रहा है? मैं अपने हिसाब से अपराजिता जी एक एक करके प्लीज। राघव सुनिए मेरी बात सुनिए। राघव एक मेरी बात सुनिए प्लीज। मत रोकिए। राघव नहीं, मेरी बात सुनिए आप। राघव कौन सी रैली, कौन सा चुनाव दिल्ली में हो रहा है? दिल्ली की हालत सबसे ज्यादा खराब है। सुन लीजिए, हाँ। कोई कोरोना ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली का बॉर्डर देखकर घुसता है कि दिल्ली का बॉर्डर है तो नहीं घुसेंगे यहां पर जी, यहां पे रैली नहीं हो रही। अगर 2-2 लाख लोगों के बड़े बड़े जमावड़े जनसैलाब वाली रैलियां बीजेपी के नेता करेंगे बिना मास्क पहने और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मास्क पहन के बैठेंगे, तो लोग मुझे बोलने दें आप। चलिए बोलेंगे, जवाब दीजिए अपराजिता जी, जवाब दीजिए। जो बात राघव उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। 2 लाख सुनिए, ठीक, जिस दिन 2 लाख, राघव मैं वापस आऊंगा आपके पास, अभी वक्त है हमारे पास। दिल्ली की सरकार असहाय सरकार है, दुर्बल सरकार है। दिल्ली की सरकार उसका जवाब नहीं जानती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मीटिंग का डायरेक्ट टेलीकास्ट करती है क्योंकि उन्हें पब्लिसिटी स्टंट आता है। तो मुझे लगता है लोगों को कम दिखाएं, लोगों की आंखों में अब धूल नहीं झोंक सकते हैं। आपकी जो असहाय मनोवृत्ति है, आपकी जो दुर्बलता है, मुझे लगता है ये परिलक्षित हो गया है। देखिए मैं बार बार कहूंगी, हाईकोर्ट ने भी ये कहा है और मैंने तो पूरा ऑर्डर पढ़ के सुनाया आपको। हाईकोर्ट ने भी कहा कि आप अपने चीजों का प्रबंधन खुद करें, तो प्रबंधन और कार्यान्वयन तो आपका काम है। हम सब आपको सहयोग करने के लिए आपके साथ खड़े हैं और सारे राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपके साथ हैं। तो तरीका भी होता है। अगर मुख्यमंत्री आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो मुझे लगता है आपके ऊपर आस्था नहीं है, आपका मैनेजमेंट स्किल नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी, चलिए अब जरा राजनीति को छोड़ दें। समझ में नहीं अपराजिता जी हमने सुन लिया आपकी बात, जरा राजनीति को छोड़ दें। राघव मेरी बात सुन लीजिए। राजनीति नहीं, राघव एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ठीक, मैं अनुरोध करूंगी दिल्ली सरकार को, अभी स्थिति बहुत गंभीर है और अभी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, थोड़े दायित्व बोध के साथ काम करना शुरू करें। ठीक, आपकी बात सुन ली हमने, राघव ने भी सुन ली। मॉनिटरिंग गलत है। जी राघव जरा मेरा एक प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए हम शब्दों को पकड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्हें अच्छा लग रहा है कि सेंटर और स्टेट मिलकर काम कर रहे हैं, सामंजस्य के साथ, कोऑर्डिनेशन के साथ, और यह बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने भी कल यह बात कही थी। उन्होंने कहा था कि एक देश होकर इस कोरोना की भयंकर लड़ाई लड़नी है, तभी हम जीत पाएंगे। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, तो आप ये बताइए, कुछ पॉजिटिव बात बताइए कि क्या अच्छा होने वाला है आगे आने वाले 1-2 दिन में। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एक पॉजिटिव चीज जो ये नजर आ रही है वो ये है कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन पहुंचाने में और क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध कराने में अब दिल्ली सरकार की मदद अवश्य करेगी। और मेरा पहले भी ये मानना है, आपने पिछली बार भी कोरोना की जो वेव आई थी पिछले साल, आपने देखा कि हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ा था। उसमें थोड़े बहुत बेड नए केंद्र सरकार ने भी दिल्ली में लगाए थे, कई हजारों की तादाद में हमने भी लगाए थे, मिलकर साझा लड़ाई लड़ी थी। अगर हम ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई, आम आदमी पार्टी की लड़ाई में रह गए तो कोरोना जीत जाएगा। मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो कोरोना हार सकता है। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि मिलकर लड़ाई। राघव जी एक सवाल मेरा और ले लीजिए प्लीज। राघव जी एक सवाल और सुन लीजिए। राघव जी एक सवाल और सुन लीजिए। हम मनीष सिसोदिया जी को सुनते हैं, वो ये कह रहे हैं कि बेजा कॉल्स आ रहे हैं एसओएस तमाम हॉस्पिटल से। 1-2 हॉस्पिटल्स का उन्होंने जिक्र भी किया। देखिए हम पिछले 3-4 दिन से लगातार देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स, दिल्ली के बड़े बड़े डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं। वो रो रहे हैं बात करते करते, ऑक्सीजन की किस कदर किल्लत है। उनका कहना है कि हमें भगवान समझा जाता है, लेकिन हम बिल्कुल बेबस हैं। हम हॉस्पिटल में बेड्स की संख्या घटा रहे हैं। तो देखिए उनको तो जवाब देना है ना, तो वो बिना किसी बात के तो फोन करेंगे नहीं। एक्चुअल पोजीशन जो है वो हॉस्पिटल के जो हेड्स हैं उन्हें पता होगी। तो ऐसे में अगर डिप्टी सीएम ये बात कह रहे हैं तो थोड़ी हैरानी होती है। नहीं, देखिए उसमें 2 चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की भूख है 700 मीट्रिक टन और दिल्ली को अगर 480 की
आवंटन करके 300 के आसपास दिया जाएगा, तो 700 और 300 में तो बहुत फर्क है। इसकी वजह से थोड़ी एक स्थिति गंभीर दिल्ली में ऑक्सीजन की बनी हुई है। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार बहुत जल्दी इस कागजी आवंटन को असल आवंटन में तब्दील करेगी और क्रायोजेनिक टैंकर्स के साथ साथ दिल्ली को एक राहत की सांस अवश्य मुहैया कराएगी। और एक बड़े भाई होने के नाते केंद्र सरकार का एक दायित्व बनता है, एक संघीय ढांचे में केंद्र सरकार की डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भूमिका भी बनती है। और जो कुछ अस्पतालों का मनीष जी ने जिक्र करा, क्योंकि मैं उन अस्पतालों के साथ कई बार उनकी SOS कॉल्स पे हमने रिस्पॉन्ड भी किया, सिलेंडर भी पहुंचाए। कुछ कुछ जगह ये देखा जा रहा है कि क्योंकि एक थोड़ी सनसनीखेज बात हो जाती है, एक सेंसेशनलिज्म आ जाता है, तो कई कई जगह देखा गया कि ये होक्स थे। कॉल आई कि भाई यहाँ खत्म हो गया, सिलेंडर नहीं है, गैस नहीं है, ऑक्सीजन खत्म, जल्दी हमने भी अपना पूरा मशीनरी हिलाई, तंत्र हिलाया, गाड़ियां रवाना करी, सिलेंडर भेजे और पता लगा वहां तो ऑक्सीजन थी। लेकिन उन्हें लगा कि भाई 24 घंटे के भीतर अगर नहीं आई तो हमारी स्थिति खराब हो सकती है। अब वो ऑक्सीजन अगर हम किसी और अस्पताल में पहुंचा देते तो वहां पर जो 2-4 दर्जन मरीज बैठे थे उनकी अच्छा स्वास्थ्य हो सकता था। अपराजिता जी, अब जरा पॉलिटिक्स को छोड़ दें हम आप ये बताइए, राघव ने एक अच्छी बात कही है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार और सेंटर जो है वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और इस जंग को जरूर जीतेंगे। तो अब जरा आप भी बताइए कि जी बिल्कुल, देखिए केंद्र सरकार सारे राज्य सरकारों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी, और दिल्ली भी एक राज्य है तो हम दिल्ली के साथ भी खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बस 2 बातें छोटी छोटी कहनी है, कम समय है। मैं आपको यह कहना चाहूंगी कि सबसे पहली बात, जो पारा 7 में लिखा हुआ है हाईकोर्ट ऑर्डर में, वो किया जाए। लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी सहायता लेकर जो दिल्ली सरकार है वो क्रायोजेनिक टैंकर्स इन तीनों जगहों से वो ले जाए और वहां से ऑक्सीजन सहायता मिलने की पूरी उम्मीद वितरण करे जी। मुझे लगता है कि ये तो पहली बात, ये हाईकोर्ट के ऑर्डर को माने और ऑक्सीजन की कमी को दूर करें, सबसे पहली बात। और दूसरी बात मैं कहूंगी, मुझे लगता है ये थोड़ा सा डाइवर्ट, 13 राज्यों में वैक्सीन फ्री दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है दिल्ली में भी वैक्सीन फ्री मिलना चाहिए। इस पर गौर फरमाया जाए और प्रबंधन और कार्यान्वयन पर दिल्ली सरकार ध्यान दे। मुझे लगता है शासन तंत्र को ठीक करने की जरूरत। राघव, जो वैक्सीनेशन की बात की है, इसमें एक छोटा सा सवाल मेरा भी है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, बल्कि जगह तक नहीं है। ऐसे में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अब बड़े स्तर पर होना है 1 मई के बाद, वो उसके लिए क्या अरेंजमेंट सरकार ने किया, थोड़ा सा वो भी अगर आप ब्रीफ में बता दें तो। देखिए, जब ये वैक्सीनेशन की बात जनवरी में शुरू हुई और जनवरी के आखिरी हफ्ते में इस वैक्सीन का रोल आउट किया और देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, उसी समय हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि वैक्सीन को एक डोर टू डोर अभियान की तरह घर घर जाकर, जैसे पोलियो ड्रॉप्स का एक अभियान चलाया गया था कि हर मोहल्ले में लगाकर सबको पोलियो ड्रॉप्स दिया गया, इसी प्रकार से हर मोहल्ले, हर गली, हर कूचे में जाकर लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, उनको टीका लगाना पड़ेगा। और इसकी व्यवस्था दिल्ली सरकार करने के लिए तैयार है। और उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि 3 महीने के भीतर हम दिल्ली के एक एक आदमी को, एक एक औरत को, एक एक बच्चे को हम वैक्सीनेट कर सकते हैं, अगर हमें सही मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाए और ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी जाए कि 60 साल या केवल 45 साल वाले व्यक्ति को लगेगी। लेकिन इसमें 2 बिंदु हैं जो आपको सुननी पड़ेंगी। पहली चीज ये है कि वैक्सीन की जहां तक बात है, मात्रा जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है, क्योंकि भारत सरकार ने कहीं ना कहीं भारत सरकार से चूक हुई और उन्होंने 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज युगांडा, केनिया, नाइजीरिया जैसे देशों में एक्सपोर्ट कर दी। अगर ये 650 करोड़ डोजेज, चलिए पुरानी बातें छोड़ दीजिए राघव चड्डा, एक 30 सेकंड में मुझे आप दोनों से आंसर चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है पंकज जी। राघव देखिए, अब ये कहां दी गई दवाई, उसको छोड़ दीजिए, बड़ी इस पर हम बहुत बार बातचीत कर चुके हैं। राघव प्लीज, एक मेरा आखिरी सवाल सुन लीजिए प्लीज। जवाब दूंगा, राघव प्लीज, राघव प्लीज, बिल्कुल नहीं। राघव देखिए, ये बात लगातार कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। अच्छा चलिए, दे दीजिए इसका भी जवाब, जल्दी से दे दीजिए, जल्दी से दे दीजिए। ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा चलिए, जल्दी से दे दीजिए जवाब। जो मैं बोलना चाहता हूं मैं बोलूंगा। राघव चलिए, अच्छा जल्दी से दीजिए जवाब। अगर 6.5 करोड़ वैक्सीन की डोजेज नाइजीरिया, युगांडा, बांग्लादेश के लोगों को भेज दी गई और हिंदुस्तानियों को नहीं लगी, तो कहीं ना कहीं आज हमारे पास वैक्सीन की शॉर्टेज आ रही है। और दूसरी चीज, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई कि 40-45 साल या 60 साल की आयु से अधिक, वो हटाकर सबको वैक्सीन लगनी चाहिए और जल्द से जल्द वैक्सीन लगनी चाहिए। ये सुरक्षा कवच हम बाहर वाले देशों के लोगों को बाद में लगाएं, पहले हिंदुस्तानियों को लगाएं। वैक्सीन राष्ट्रवाद
जी। का परिचय भारत देश में दिया जाए और हम वैक्सीन राष्ट्रवाद का पालन करें। मैं इस फर्जी राष्ट्रवादी पार्टी चलिए, को कहना आखिरी चाहता हूं। 30 सेकंड राघव चड्ढा और अपराजिता दोनों में से कोई एक आंसर दे दीजिए। जो दिल्ली वाले आपकी तरफ देख रहे हैं बेबसी भरी आंखों से, उनको देखिए, क्या कहना चाहेंगे? मैं 15 बहुत सेकंड में कह विनम्रता देता के हूं, साथ वो लोग हम मैं उनके बहुत साथ विनम्रता खड़े के हैं साथ और हम कहना चाहूंगी कि मदद अभी कर रहे हैं, दिल्ली सब मिलकर काम सरकार करेंगे। अपने शासन तंत्र को ठीक करे और तुरंत क्रायोजेनिक टैंकर्स ले आए। चलिए, बस यही अपराजिता मेरी सारंगी, बहुत बहुत दरख्वास्त है। शुक्रिया आपका इंडिया टीवी से जुड़ने के लिए। राघव चड्ढा, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।